नमस्कार और वेलकम। आज हम निबंध के सवालों के पीछे के कोड को क्रैक करने वाले हैं। हाँ, वही मुश्किल कमांड वर्ड्स जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हम सबके साथ ऐसा हुआ है ना? एक मुश्किल सा सवाल सामने आता है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन है। और सफलता की चाबी ना यहीं छिपी है। एक बेहतरीन निबंध लिखने का सीक्रेट सवाल को ही डिकोड करने में है। ये जानने में है कि परीक्षक आखिर चाहता क्या है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि ये कमांड वर्ड्स आपके राइटर के टूल बॉक्स के सबसे पावरफुल टूल्स हैं। हर टूल का एक अलग काम होता है और आज हम 3 सबसे जरूरी टूल्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे। हमारा पहला टूल आइडियाज को जोड़ने के बारे में है। इसे कहते हैं कोरिलेट कमांड। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो अलग अलग दिखने वाली चीजों के बीच एक पुल, एक ब्रिज बनाना। तो जब भी कोई सवाल कोरिलेट करने को कहता है ना, तो वो बस इतना पूछ रहा है कि इन दो चीजों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है, वो एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं। सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि वो मौजूद हैं, बल्कि ये बताना है कि उनका आपस में इंटरैक्शन कैसा है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। ये सवाल सीधे सीधे शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच एक लिंक बनाने को कह रहा है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए ना एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव 3 स्टेप स्ट्रक्चर है। एक क्लियर इंट्रोडक्शन, एक डिटेल्ड बॉडी और एक छोटा और सटीक निष्कर्ष। अब बॉडी पैराग्राफ में होता है असली जादू। यही वो जगह है जहां वो कनेक्शन बनता है। ये दिखाना पड़ेगा कि बेहतर शिक्षा से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, रोजगार के मौके कैसे पैदा होते हैं और देश में इनोवेशन कैसे आता है। बस यही है अहम मुद्दा। चलिए अब अपने अगले टूल पर चलते हैं। ये टूल है किसी टॉपिक के सबसे अहम पहलुओं को सामने लाने का। इसे हम कहते हैं ब्रिंग आउट कमांड। तो जब कुछ ब्रिंग आउट करने को कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक के बिल्कुल कोर में जाना है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं देनी है, बल्कि ये बताना है कि आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी पर यह सवाल। यहां परीक्षक सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि डीपीएसपी क्या है, नहीं, वो जानना चाहता है कि वे भारतीय शासन प्रणाली के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। और देखिए, वही हमारा भरोसेमंद 3 स्टेप स्ट्रक्चर फिर से काम आ गया। इससे पता चलता है कि एक अच्छा राइटिंग स्ट्रक्चर कितना वर्सेटाइल हो सकता है। इंट्रोडक्शन में डीएसपीपी को समझाइए, बॉडी में उनकी इंपॉर्टेंस बताइए और निष्कर्ष में उनकी प्रासंगिकता पर बात कीजिए। बॉडी पैराग्राफ में इन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करना है। डीएसपी शासन को कैसे गाइड करते हैं, वे सामाजिक कल्याण को कैसे बढ़ावा देते हैं और वे नई नीतियां बनाने में क्या भूमिका निभाते हैं। इन सवालों का जवाब दे दिया तो आपका जवाब एकदम सॉलिड बन जाएगा। और अब हमारे टूल बॉक्स में आखिरी टूल, ये है सबूतों के साथ एक मजबूत तर्क बनाने के बारे में। कमांड है सब्सटैंशिएट। बिल्कुल एक वकील की तरह, जिसे अपना केस साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ दावे करना काफी नहीं है, आपको अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए सॉलिड रियल वर्ल्ड सबूत देने होंगे, जैसे कि तथ्य, उदाहरण, आंकड़े या केस स्टडीज। ये एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। ये सवाल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि क्या महिलाओं ने भाग लिया, नहीं, ये मांग कर रहा है कि आप खास उदाहरणों के साथ इस बात को साबित करें। और एक बार फिर हमारा 3 स्टेप स्ट्रक्चर काम आता है। इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा ओवरव्यू दीजिए, बॉडी में अपने उदाहरण पेश कीजिए और उनके योगदान के ओवरऑल इम्पैक्ट के साथ निष्कर्ष निकालिए। देखिए, यहां बिल्कुल साफ दिख रहा है कि क्या करना है। आपको सरोजनी नायडू, रानी गाइडिनलू और अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं के विशिष्ट योगदानों का जिक्र करना होगा। ये नाम आपके तर्क को वजन देते हैं, विश्वसनीयता देते हैं। तो हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण टूल्स कवर कर लिया है। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। ये टेबल सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से समराइज करती है। कोरिलेट के लिए आप संबंध दिखाते हैं, ब्रिंग आउट के लिए आप महत्व पर प्रकाश डालते हैं और सब्सटैंशिएट के लिए आप उदाहरणों के साथ साबित करते हैं। ये समझ लीजिए कि आपके निबंध लेखन के लिए एक चीट शीट है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक भी शब्द लिखने से पहले सवाल को समझने के लिए टाइम निकालें। कमांड वर्ड ही आपका रोड मैप है, वही आपको बताता है कि जाना कहां है और अपने आइडियाज को कैसे बनाना है। और आखिर में बस एक सोचने वाली बात, किसी भी काम में, चाहे वो कोई परीक्षा हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या कोई पर्सनल लक्ष्य,
ये समझना कि आखिर क्या करने के लिए कहा जा रहा है, सफलता की तरफ सबसे बड़ा कदम है। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है। तो क्या कभी सोचा है कि हर एग्जाम के सवाल में एक सीक्रेट कोड छिपा होता है? आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, उन शब्दों को समझने वाले हैं जो टॉप स्कोरर्स को असल में बाकियों से अलग करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल, किसी भी परीक्षा के प्रश्न में वो एक शब्द कौन सा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? सोचिए जरा। ये अक्सर वो शब्द होता है जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। और इसका जवाब है सवाल का आखिरी शब्द। जी हां, इन्हीं को टेल वर्ड्स या कमांड वर्ड्स भी कहते हैं। और यही वो चाबी हैं जो किसी भी सवाल के सही जवाब का ताला खोलती हैं। देखिए, ये शब्द सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। ये हमें बताते हैं कि अपने विचारों को कैसे जमाना है और अपने जवाब को क्या शक्ल देनी है। असल में ये हमें सीधे उस चीज तक ले जाते हैं जो एग्जामिनर हमारे जवाब में ढूंढ रहा है, और इन्हें समझना एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए हमारे पहले कमांड वर्ड से शुरू करते हैं, आलोचना करें। अब ये शब्द सुनकर अक्सर हमारे मन में थोड़ी नेगेटिविटी आती है, लेकिन एग्जाम में इसका मतलब कुछ और ही होता है। जब सवाल कहता है आलोचना करें, तो इसका मतलब है कमियों को उजागर करना, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, साथ ही साथ सुझाव भी देना। मतलब ये सिर्फ प्रॉब्लम बताने के बारे में नहीं है, बल्कि सल्यूशन का रास्ता दिखाने के बारे में भी है। उदाहरण के लिए ये सवाल देखिए, यहां सिर्फ जनसंख्या नीति की बुराई नहीं करनी है, बल्कि इसकी सीमाओं को समझना है और ये बताना है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता था। तो इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए, ये रहा उसका पूरा ब्लूप्रिंट। पहले इंट्रोडक्शन में नीति की थोड़ी बैकग्राउंड बताइए, फिर मेन बॉडी में इम्प्लीमेंटेशन या अवेयरनेस जैसी जो खास कमियां हैं उन पर फोकस करिए, और आखिर में सुधार के लिए कुछ ठोस सुझाव दीजिए। तो मूल मंत्र ये है, आलोचना का मतलब है कमियां ढूंढो और सुधार के रास्ते सुझाओ। अब आते हैं हमारे अगले कमांड वर्ड पर, व्याख्या करें। ये शब्द एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजिक अप्रोच की मांग करता है। व्याख्या करें का सीधा सा मतलब है किसी कॉन्सेप्ट के अर्थ को साफ करना। यहां रटना काम नहीं आता, यहां अपनी समझ और अपने शब्दों का इस्तेमाल करके किसी टॉपिक के गहरे मतलब को समझाना होता है। जैसे इस सवाल में कानून के समक्ष समानता का सिर्फ डिक्शनरी वाला मतलब नहीं बताना है, इसकी कानूनी और संवैधानिक व्याख्या करनी होगी। ये दिखाना होगा कि असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है। इसका तरीका भी बिल्कुल साफ है। इंट्रोडक्शन में परिभाषा दीजिए, मेन बॉडी में आर्टिकल 14 और जरूरी केस लॉ का जिक्र करते हुए इसकी गहराई में जाइए, और आखिर में बताइए कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है। यहां मूल मंत्र है, व्याख्या का मतलब है किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में खोल कर रखना, उसके हर पहलू को समझाना। और अब हमारा आखिरी लेकिन शायद सबसे बड़ा कमांड वर्ड, अन्वेषण करें। यह शब्द आपको एक खोजकर्ता बनने के लिए कहता है, जो किसी भी टॉपिक के हर कोने की जांच करता है। जब सवाल में अन्वेषण करें लिखा हो, तो समझ जाइए कि एक बहुत डिटेल्ड और मल्टी डायमेंशनल जांच की जरूरत है। आपको उस विषय को हर एंगल से देखना होगा, उसके सारे कनेक्शंस और संबंधों को उजागर करना होगा। इस उदाहरण को देखिए, यहां गरीबी या पर्यावरण पर अलग अलग बात नहीं करनी है, यहां इन दोनों के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनकी पड़ताल करनी है। ये दिखाना है कि वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका ब्लूप्रिंट कनेक्शन बनाने पर आधारित है। इंट्रोडक्शन में दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करें, मेन बॉडी में दिखाएं कि वे कैसे जुड़े हुए हैं, जैसे वनों की कटाई या प्रदूषण से, और अंत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे समाधान के साथ निष्कर्ष निकालें। और इसका मूल मंत्र है, अन्वेषण का मतलब है डॉट्स कनेक्ट करना, यानी अलग अलग पहलुओं के बीच के रिश्ते को खोजना और उसे सामने लाना। तो हमने 3 अलग अलग ब्लूप्रिंट देखे। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करने की कुंजी इन शब्दों के बीच के फर्क को समझना है। ये जानना कि कब आलोचना करनी है, कब व्याख्या करनी है और कब अन्वेषण करना है, ये आपके जवाब की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये टेबल सब कुछ एक साथ ले आती है। इसे एक चीट शीट की तरह समझिए। आलोचना करें मतलब परखना और सुझाव देना, व्याख्या करें मतलब साफ करना और खोलकर समझाना, और अन्वेषण करें मतलब जांच करना और कनेक्ट करना। ये छोटा सा टेबल एक बहुत पावरफुल टूल है। इसीलिए इन शब्दों को मुश्किलों की तरह मत देखिए, ये असल में हमारी मदद के लिए हैं। ये साफ साफ सोचने,
अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने और एक ऐसा जवाब लिखने का खाका देते हैं जो सच में एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। तो अब एक आखिरी सवाल, अगली बार जब इनमें से कोई एक शब्द किसी एग्जाम के सवाल में दिखाई देगा तो उसे लिखने का ब्लूप्रिंट कैसा होगा? अब स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जहां एक एक नंबर से खेल बदल जाता है, वहां सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है। असल खेल तो इस बात का है कि आप अपनी नॉलेज को पेश कैसे करते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, घड़ी टिक टिक कर रही है और सामने एक सवाल है। देखने में तो सीधा लगता है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर एग्जामिनर चाहता क्या है। ये फीलिंग हम में से कई लोगों ने महसूस की है ना? पता है, अक्सर होता क्या है, कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए मार्क्स गवा देते हैं क्योंकि वो ठीक उस सवाल का जवाब नहीं देते जो पूछा गया है। उन्हें आता सब कुछ है, पर वो उसे सही ढंग से, सही फॉर्मेट में पेश नहीं कर पाते। तो इसका हल क्या है? देखिए, हर सवाल में ना एक कोड छिपा होता है, एक हिंट जो बताता है कि परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और अगर आपने ये कोड क्रैक कर लिया तो समझ लीजिए आप अपनी नॉलेज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और ये कोड क्या है? ये है कमांड वर्ड। जी हां, बस एक शब्द, जिसे टेल वर्ड भी कहते हैं। यही वो सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है जो बताता है कि आंसर को बनाना कैसे है। ये आपको बताएगा कि एनालाइज करना है, डिस्कस करना है या सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कमांड वर्ड से शुरू करते हैं, स्टेट। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन इसकी डिमांड बहुत स्पेसिफिक होती है। देखिए, जब सवाल में स्टेट करने को कहा जाए तो इसका मतलब है कि वो आपकी राय या कोई गहरा एनालिसिस नहीं मांग रहे। वो बस चाहते हैं कि आप फैक्ट्स को बिल्कुल साफ साफ और सीधे सीधे बता दें, बस टू द पॉइंट। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। नीति आयोग के उद्देश्यों का उल्लेख करें। अब ये सवाल आपकी राय नहीं पूछ रहा कि नीति आयोग अच्छा है या बुरा। ये बस चाहता है कि आप उसके तय किए गए ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट कर दें, सिंपल। और यहीं पे स्ट्रक्चर की अहमियत समझ आती है। देखिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो बताएगा कि नीति आयोग है क्या, फिर बॉडी जिसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट सीधे ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे, और आखिर में एक छोटा सा कंक्लूजन जो इन ऑब्जेक्टिव्स को किसी बड़े कॉन्सेप्ट जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से जोड़ दे, जिसका सीधा सा मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर देश के विकास के लिए काम करें। बस हो गया एक कंप्लीट और फोकस जवाब तैयार। ठीक है, तो ये तो हुई स्टेट की बात। अब आते हैं एक बिल्कुल अलग कमांड वर्ड पर, सजेस्ट। और इसके लिए आपको अपना माइंडसेट और अप्रोच दोनों बदलने पड़ेंगे। यहां पर फोकस रटने पर नहीं बल्कि कुछ नया बनाने पर है। ये कमांड वर्ड कहता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। सवाल ये नहीं है कि क्या है, सवाल ये है कि क्या होना चाहिए। जैसे ये वाला सवाल देखिए, भारत में शहरी झुग्गियों की स्थिति में सुधार के लिए उपाय सुझाएं। अब ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए। यहां आपकी क्रिएटिविटी और एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट होता है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए, ये कैसे बदल गया है। इंट्रोडक्शन में आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, बॉडी में आप सॉल्यूशंस देंगे, और कंक्लूजन में आप एक आगे की सोच वाला एक ओवरऑल अप्रोच बताएंगे। ये एक प्रोएक्टिव जवाब है, सिर्फ जानकारी देना नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि बॉडी को कैसे ठोस कैटेगरीज में बांटा गया है। मतलब सिर्फ आइडियाज की लिस्ट नहीं बनानी है, उन्हें लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है, जिससे पता चले कि आपने इस पर कितनी गहराई से सोचा है। तो अब हमने दो अलग अलग कमांड वर्ड्स देख लिए। अब इन दोनों को साथ रख कर देखते हैं कि सही सवाल के लिए सही टूल चुनना कितना जरूरी है। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। स्टेट का मतलब है फैक्ट्स बताओ, यानी क्या है। सजेस्ट का मतलब है सॉल्यूशन दो, यानी क्या होना चाहिए। एक तरह से एक जवाब पास्ट और प्रेजेंट को देखता है और दूसरा भविष्य को। बस इस बुनियादी फर्क को पकड़ना ही पहला स्टेप है। तो यहां से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, निष्कर्ष वाला जो फॉर्मेट है वो तो हमारी नींव है, वो बेस है जो लगभग हर जवाब में सेम रहेगा। लेकिन उस नींव पर इमारत कौन सी बनेगी ये तय करता है कमांड वर्ड। और आखिर में यही वो स्ट्रैटेजिक स्किल है जो एक नॉलेजेबल स्टूडेंट और एक हाई स्कोरिंग स्टूडेंट के बीच का फर्क तय करती है। ये वो कला है जिसमें आप अपनी नॉलेज को ठीक उसी सांचे में ढालते हैं जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है। और याद रखिए, ये कहानी सिर्फ स्टेट और सजेस्ट पर खत्म नहीं होती। एनालाइज, डिस्कस, इवैल्यूएट, हर कमांड वर्ड का अपना एक सीक्रेट कोड है। तो अगली बार जब कोई सवाल सामने आए तो लिखने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछिए,
ये सवाल मुझसे असल में करवाना क्या चाहता है।